नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। बात मिडिल ईस्ट की, जहां तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ हुए हालिया संघर्षों के बाद ईरान के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मुस्तफा ने संघर्ष में मारे गए लोगों का बदला लेने का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहरा दिया है और साफ कर दिया है कि ईरानी जनता अपने शहीदों के खून के इंसाफ की मांग कर रही है और ये न्याय बहुत जल्द मिलकर के रहेगा। मुस्तफा का ये सीधा संदेश बेहद आक्रामक रूप में था। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी अब क्या रूप लेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और ज्यादा गहरी हो गई है और तनाव चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक ऐसी हुंकार भर दी है जिसने अमेरिका से लेकर के इजराइल तक की हलचल और बेचैनी को बढ़ा दिया है। मुस्तफा ने अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया संघर्षों में मारे गए लोगों का बदला लेने का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहरा दिया है। मुस्तफा ने आखिरकार क्या संदेश दिया है, चलिए आपको पहले वो बता देती हूं। मुस्तफा ने एक बार फिर से बदला लेने का संकल्प दोहराया है। जनता शहीदों के खून के इंसाफ की मांग कर रही है, मुस्तफा ने कहा और आगे कहा, इंसाफ बहुत जल्द जरूर से मिलेगा। जंग में शहीद हुए सभी लोगों के खून का हिसाब लिया जाएगा। और मुस्तफा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सुलगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बार उनके निशाने पर सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके हैं। मुस्तफा ने अपने संदेश में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ कर दिया है कि इतिहास में दर्ज की गई जातियों को भुलाया नहीं जाएगा। व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप के लिए ईरान का ये रुख किसी बड़े झटके से कम नहीं है और मुस्तफा का ये कड़ा रुख बताता है कि ट्रंप की पुरानी नीतियां और उनके फैसले आज भी दोनों देशों के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी मुस्तफा का संदेश पूरी तरीके से साफ है कि वे ट्रंप को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। ट्रंप भले ही अपनी रैलियों में खुद को सबसे सुरक्षित और ताकतवर नेता बताते हो, लेकिन मिडिल ईस्ट से आ रही ये धमकियां उनके दावों पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत और समझेंगे कि मिडिल ईस्ट का नक्शा और कितना बदलने वाला है और पूरी दुनिया को आखिरकार इससे क्या खतरा है। कौन कौन से एक्सपर्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मेरी हत्या हो सकती है, दूसरी तरफ ईरान का ये कहना कि हम अपने हर एक शहीद का बदला लेंगे। क्या सच में अब रडार पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जिस तरीके से एक मैसेज दिया है ईरान ने अमेरिका को और सीधा सीधा थ्रेटन किया डोनाल्ड ट्रंप को, एक फियर जनरेट करने की बात की उन्होंने। एक तरफ तो आपने अयतुल्लाह अली खमेनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया, अब यही डर अमेरिका के दिल में वो जनरेट करना चाहते हैं। एक तरफ इतना बड़ा हुजूम जब उनके जनाजे में आता है, 2 करोड़ की संख्या जब जनाजे पे आती है और 2 देशों में होता है, इराक में भी जैसे करबला में उनको इनके जनाजे को ले जाया गया और अल्टीमेटली उनको ईरान में दफन किया गया। तो जो सेंटिमेंट्स थे उसको मुस्तफा खमेनी जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 2-3 पर्पस वो सॉल्व कर रहे हैं। एक तो उन्होंने क्लियर कट अपनी ईरान की विक्ट्री दिखाया। दूसरा, इसी हुजूम के साथ उन्होंने ईरान की एकजुटता को रीइंश्योर किया और साथ में एक फियर अमेरिका के मन में डाला कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, आप शहीद हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक डर, और इस डर का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि 9/11 वाली घटना हो चुकी है अमेरिका में। डायरेक्ट हिट तो ईरान नहीं कर पाएगा अमेरिका के 50 प्रांतों को, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस को, अमेरिकन जो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर कई कंट्रीज में फैले हुए हैं, वहां पे उनको थ्रेट करना और साथ में एक फियर जनरेट करना, ये मकसद है। क्योंकि जब से जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई, फिर अयतुल्लाह अली खमेनी को जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, इसका फायदा उठा और साथ में आईआरजीसी का रेडिकल स्टैंड वो बरकरार है। और ये रेडिकल स्टैंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किस तरीके से ईरान कंट्रोल करेगा उसको सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि इस क्राइसिस को निकालने के लिए लोकल प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें ओमान, कतर,
कुवैत, सऊदी अरब और ईरान, ये सारे मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या का सलूशन निकालेंगे तो वो बेहतर सलूशन होगा, बजाय इसके कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी इसको सुलझाए, क्योंकि उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरेस्ट जिसके इन्वॉल्व होते हैं आप उसके साथ बैठिए। ओमान के साथ देखिए, ओमान में आज की डेट में जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, अब्बास अरागची, आप मिलके जो सी राइट रूट ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें इंडिपेंडेंट नेविगेशन तो नहीं, एक सेलेक्टेड नेविगेशन रूट आप सेलेक्ट करिए, जिस रूट की आप सर्वेलेंस कर सकें, मॉनिटर कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि इसमें मिलिट्री बिल्डअप ना हो। सिर्फ कॉमर्शियल वेसल्स आए, अपना जी। तेल भरे, ईंधन भरे, एलपीजी भरे और यहां से एग्जिट नहीं, और इसका कंट्रोल ओमान अब और हॉर्मुज को तो कहीं ईरान ना कहीं दोनों एक सही मुद्दा तरीके से, बनाया तो जा रहा इस है एक तरीके दूसरे से पर बात की हमला जा करने के सकती लिए, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, स्थिति तो हॉर्मुज में वही बनी हुई है। एक तरफ ईरान बैठा हुआ है टोल लगा करके, दूसरी तरफ अमेरिका बैठा हुआ है कि हम जगह खाली नहीं करेंगे, तो बेहतर तो कोई नहीं कर रहा वहां पर। अनम्यूट करिएगा। सॉरी, जयंत मीनाक्षी, जो आप जय कह रही जय। हैं बिल्कुल सही सही बात है। आज परिस्थिति गल्फ ऑफ हॉर्मुज में इस प्रकार की हो गई है कि वहां पर फिलहाल जो है ईरान किसी भी कीमत पर अपना जो प्रभुत्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वजह बिल्कुल साफ है, ईरान के पास एकमात्र लीवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान को पता है कि वो अमेरिका से मिलिटरीली पार नहीं पा सकता, और अगर मिलिटरीली किसी मेजर एंगेजमेंट में वो अमेरिका के साथ जुटेगा तो उसको नुकसान ही होगा, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। इसमें कोई संदेह मीनाक्षी मुझे नहीं है। तो इस वजह से वो किसी कीमत पे भी इसको अपने हाथ से इसका कंट्रोल जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ अमेरिका का भी, डोनाल्ड ट्रंप का भी यही परेशानी है, क्योंकि जिस परिस्थिति, जिन चीजों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कवाड़ा किया पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में, और जो इतने ज्यादा हालात खराब करवाए, वो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट दो इश्यूज हैं, कोर मेजर इश्यूज, एक परमाणु और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उन दोनों में ही मुझे लगता है कि अमेरिका को कोई ओपनिंग नजर नहीं आ रही है। तो वो भी वहां पर अपना प्रयास इस बात का करेंगे कि चाहे दबाव डाल के, चाहे फायर करके, चाहे उनके ऊपर आर्थिक रूप से और प्रतिबंध लगा के, और किसी भी प्रकार से इसको खुलवाएं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन, यहाँ से राइट ऑफ नेविगेशन यहाँ से हर एक देश का होना चाहिए। इसका इसका कंट्रोल किसी भी देश के पास नहीं हो सकता, ये मेरी समझ कहती है। दूसरा, जो जो ट्रैफिक ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से निकल रहा है, उसके ऊपर ईरान को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में हैं और बहुत बड़ा हमारा देश है, तो हम पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में करेंगे, और न केवल इसको करेंगे, बाबल मंदेब को भी जाकर के हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे ख्याल से नाजायज है, और इस डिमांड के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप के असैसिनेशन की, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का इतिहास उठा करके देख लीजिए। चार कल भी हमने इस अब्राहम पर चर्चा की। लिंकन से लेकर के कैनेडी तक जितने भी लोगों के असैसिनेशन हुए हैं, वो वहीं के अपने, कोई बाहर से नहीं आया, कल कोई भी कहीं सर से। हमने इस बात को लेकर के जिक्र किया था, हालांकि वो सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर, ये जो बड़ा ऐलान किया गया है मुस्तफा खामनेई की तरफ से, अमेरिका क्या इसके बाद और ज्यादा सतर्क हो जाएगा? सतर्क तो वो अभी भी बने हुए, उन्हें भी यही डर सता रहा है कि कब हमें मार गिराया जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या सतर्कता और ज्यादा? अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। इसको जय हिंद मीनाक्षी जी, और फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद। अब आप देखिए, दो मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है ये आज आपके चैनल पे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक साजिश, जो एक्चुअली मोसाड ने इसका खुलासा किया है कि आईआरजीसी ने एक प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म करने का। और अगर मैं आपकी नज़र 2020 में डालूं, जब सुलेमानी को मारा था, उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम भी इस टाइप की धमकी थी और दी गई थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। देखिए, लोगों का गुस्सा, और अगर आप देखते हैं कि 3 से 4 करोड़ लोग आपके जमा होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जमा हो रहे हैं, ये कोई इसको ईरान में हम ये प्रोसेशंस नहीं देख रहे, हम
जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी है, हम जैसे कि इराक हो गया, आप बहरीन हो गया, अजरबैजान हो गया, तो ये प्रदर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ भी प्रदर्शन हुए शिया कम्युनिटीज की तरफ से। तो ये चीज़ साफ है कि एक एक रिलीजियस सेंटिमेंट इसमें आ चुका है और लोगों में गुस्सा है, और इसलिए इसको मुश्तबा ने इस टाइप की स्टेटमेंट दी है बिकॉज वो अपने अवाम को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आपको समझना पड़ेगा कि और अगर ये कोशिश भी करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को खत्म करने के लिए, इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस पहली चीज ये। दूसरी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी आपका डिस्कशन चल रहा है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, इफ यू आर इन द फुटस्टेप्स ऑफ ईरान, बिकॉज आपको एक जब हम एक मिलिट्री अप्रिसिएशन करते हैं तो हमको दुश्मन के शूज में एक्चुअली घुसना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से सोच रहा है। अब आप देखिए, आपने इसको ईरान के सैंक्शंस नहीं रिमूव किए और आपने उसके अकाउंट्स को आपने डिफ्रीज नहीं किया, तो ईरान के पास एक जगुलर वेन है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके पास और कुछ नहीं है वो जिससे इसको अमेरिका को नचा सकता है या वर्ल्ड को नचा सकता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और वो उसको क्यों छोड़ेगा, मुझे बताइए। और अगर मैं ईरानियन हूं, अगर मैं ईरानियन एक IRGC का लीडर हूं, तो मैं क्यों इस चीज को इसको जाने दूंगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लीवरेज कहां पर है। यहीं पर आपके पास लीवर, और आपके पास कहीं पर लीवरेज है, आपके पास और कोई आपके पास ताकत नहीं है। और यही आज आपके पास ताकत है जिससे आपने अमेरिका को मजबूर किया एक MOU साइन करने के लिए। देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला नहीं होता तो अमेरिका कभी भी एक MOU की तरफ नहीं आता। तो ये मेरा इसको मानना है कि अभी जो उसके पास लीवरेज है, अगर आप उसके सैंक्शंस मूव कर देंगे, आप उसके अकाउंट्स अनफ्रीज कर देंगे, तो वो सोच सकेगा। पर आप उसको कर नहीं रहे, आप कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे, तो वो आपको ट्रस्ट क्यों करेगा। और इसलिए वो बोलता है कि आप हमारे रूट्स पे चलिए, बिकॉज वो उसको अपना एक सॉवरेनिटी मांगता है। वो आज आपको वर्ल्ड को दिखाना चाहता है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज माय सॉवरेनिटी, और उसको मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगी। और इसीलिए उसने वो 3 शिप्स के ऊपर हमला किया। तो ये एक इसको मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता था। जी कैप्टन कुमार, आप तो हॉर्मुज के मुद्दे पर लगातार यही बताते भी रहे हैं कि ना तो वो छोड़ने वाले हो, ना ही ये जंग खत्म होने वाली है। अभी पिछले दिनों जब जनाजा निकल रहा था, सुपुर्द खाक की प्रक्रिया चल रही थी, लोग इमोशन में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें बदला चाहिए। अब वही बदले की बात ईरान भी करने लगा है। तो अब क्या खाड़ी एक बार फिर से धधकते हुए नजर आएगी? धधक अभी भी रही है। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, सर्ववर्ण। खाड़ी के पानी का उबाल ठंडा नहीं हुआ तब तक अमेरिका यहां से नहीं जाएगा। रटी रटाई तोते की भाषा में मैं कहता हूं, 7 मार्च से कह रहा हूं, फिर से आज कहता हूं जी। पानी का खारापन दूर नहीं होगा तब तक ये नहीं जाएगा। ये सारी हॉर्मुज की वेपनाइजेशन 1988 में बड़े दिनों तक चली थी, 1-2 दिनों तक नहीं, काफी मारपीट हुई है। इतिहास गवाह है, काफी कुछ गवाया है। अमेरिका को भी धक्का लगा था और बाद में उन्होंने पीटा भी ईरानियन नेवी को। तो कुछ नया नहीं है, पूरी जानकारी है अमेरिका को कि वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, अमेरिका जो है एक समझी नीति की तरह सामरिक उकसावा, स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन, मारना, गुड बॉय सैटरडे संडे और शेयर मार्केट ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए कभी रोकना, कभी मारना, हिट एंड रन, कोई अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं, कोई बॉडी बैग्स नहीं, किसी तरह की कोई कोताही बरतते हुए ईरान को एक संसा की दृष्टि से लगातार MOU साइन करके हटना मरना। आप ट्रंप की स्टेटमेंट्स को ठीक से एनालाइज जब करते हैं, आज की स्टेटमेंट आप देखिए, सोशल अवेयरनेस, आक्रोश, सुपुर्द खाक का जनाजा के साथ मुस्तफा क्या कहेंगे? वो तो उसको इनकैश करना चाहेंगे, तो उन्होंने इनकैश किया कि खून का बदला खून से लेंगे। अब IRGC को सामने लाके कुछ कह दो या एक हवा बनाओ, तो ईरान हवा बना रहा है कि हम ट्रंप को असैसिनेट करेंगे। बिल्कुल वाजिब है, 2 करोड़ की जनता का इनकैशमेंट तो करना है उनको, इससे कम क्या करेंगे मुस्तफा? ये तो नेचुरल है। और ट्रंप का क्या कहना है? वो हवा बना रहे हैं कि मुझे असैसिनेट करोगे तो मैंने मिलिट्री को 1 साल तक के लिए प्री ऑथोराइज कर दिया है
ready, locked, 1,000 missiles and decimate. तो ये बहुत तरीका अच्छा है, ट्रंप का क्लियर वार्निंग है कि अरे मुझे कुछ हो ना हो, मार तो तुम्हें मैं दूंगा ही, ये तो हवा बना रहे हैं, तो अपनी तरफ से सब कुछ कह देते हैं। और एक और बात, हाँ सर, एक सेकंड जी जी, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि 1 साल तक के लिए एबल है और एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि हमने तो 18 साल वियतनाम में रहे थे, अभी तो ये 100 दिन भी नहीं हुआ है। तो आपको समझो, वो वार्निंग भी देते, टाइम भी देते। मैंने कहा था एक्सटेंडेड पीरियड वॉर चलेगी, आपने कहा है ये वॉर 3 है। नहीं, युद्ध बंद ही नहीं हुआ कभी, युद्ध कभी बंद नहीं हुआ, चलता रहा, तरीके से टैक्टिकली चलता रहा, उकसावा भड़कावा, ये चलता रहा। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है कि युद्ध बंद नहीं हो रहा है और अभी भी होगा या नहीं होगा। लेकिन ब्रिगेडियर, इन सब के बीच में अमेरिका का रुख क्या रहने वाला है? क्योंकि वहां के कई सांसद, विपक्षी हों या सरकार के हों, सवाल पूछते हुए नजर आए थे और वहां की जनता भी सवाल पूछ रही थी। तो इस कदम से खुश तो अभी भी नहीं होंगे। देखिए, अमेरिका के जनता के प्रेशर से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये 14 पॉइंट के जो मसौदे थे उस पर साइन किया है। और अगर उस मसौदों को डिटेल में आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो उसमें ये तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो सीज फायर होगा वो लेबनान में भी लागू हो गया, पहला ही पॉइंट है। लेकिन लेबनान में सीज फायर हुआ नहीं, तो पहली चीज तो वहीं पे गलत हो गई। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो उसमें लिखा है सेफ पैसेज, उसमें इंडिपेंडेंट नेविगेशन की बात नहीं है। और सेफ पैसेज पे भी आपने सिग्नेचर किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि वो सिग्नेचर करने के बड़े शौकीन है, बड़ा लंबा सिग्नेचर करते हैं और इतने ज्यादा उसमें वो अप डाउन करते हैं कि लगता है कि वो उनको बहुत खुशी मिलती है और बड़ा सिग्नेचर करते हैं, तो उनको पढ़ लेते और उसको इंप्लीमेंट भी करते। मेरा मानना है कि एक दबाव के अंदर उन्होंने इस तरीके का जो डील साइन किया हुआ है। लेकिन जब 60 दिन का समय उसमें मुकर्रर किया जाता है तो वहां पे अमेरिका के थिंक टैंक तमाम तरीके के प्लान है, चाहे उसमें जेडी वेंस हो, चाहे आपके कुशनर हो, वो प्ले अप करते हैं और चीजों को डाइल्यूट करना शुरू करते हैं। और इसी डाइल्यूशन का लेवल तब आया जब देखा इतना बड़ा हुजूम सड़कों पे आया, इतना बड़ा सपोर्ट ईरान को मिला और वो दे वर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज ईरान के आईआरजीसी ने दिया। और आईआरजीसी का यहाँ पे देखिए, अगर उन्होंने ये सारे वेसल्स को डिटेन किया होता तो ये समस्या ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एक रेडिकल एलिमेंट तो प्ले कर ही रहा है। और साथ में आईआरजीसी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेटअप है वो डिसेंट्रलाइज है, इस बार सर अगर कोई ये कहे कि इसकी शुरुआत अमेरिका ने की है तो ये थोड़ा सा तो गलत हो जाएगा मेजर जनरल कोचर, क्योंकि सबसे पहले आखिरकार किसकी तरफ से हॉर्मुज में निशाना बनाया गया सिंगापुर के जहाज को? वो तो वही एक मुद्दा लेकर के बैठे हुए हैं, जबकि सिंगापुर आगे आकर के पैसे देने के लिए भी तैयार था। देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने मीनाक्षी। देखिए, अब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये 3 वेसल्स के ऊपर अटैक हुआ, ये खाली एक ट्रिगर था, ये कॉज नहीं था। कॉज इज मच लार्जर। देखिए, एक अभी हमने, आप देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लीजिए, सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 5 या 6 वेसल्स के ऊपर अटैक हुआ है और इसको अमेरिका ने भी किया है और हमारे इसको सी फेयर्स भी मारे गए ऐसे अटैक्स में। तो ये एक खाली, मुझे लगता है, ये मेरी असेसमेंट है कि ये बहाना था, ये एक तरीका था। उस टाइम पे नेटो मीटिंग भी चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका मिल गया इसको नेटो को अपने साथ रखने के लिए। बिकॉज अगर आपने देखा जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी जनरल इसको नेटो ने निकाली और इसको इंसिडेंट के बाद कि वो बिल्कुल अमेरिका के साथ आ गए, एक एब्सोल्युटली टर्न अराउंड आपने नेटो का देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एक सिग्नल आपको मिला उस टाइम पे। मुझे ये लगता है कि ये कोई एक ट्रंप एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा था इस एमओयू से बाहर निकलने के लिए। बिकॉज जब से इसने एमओयू साइन किया है, अगर आप इस एमओयू को एनालाइज करो एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, इसको आपको नजर आएगा ये पूरा ईरान के फेवर में था। ये आपके सैंक्शन रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपका है और आपके न्यूक्लियर का उसको मुद्दा भी आपका पोस्टपोन हो गया, मिसाइल के ऊपर कोई बात नहीं हो रही और जो इसको ऑयल का आपका सैंक्शन वो जो था वो जारी कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए, 2019 के बाद पहली बार ईरान को इसको अमेरिका ने वो वाले सैंक्शंस जो ऑयल के थे वो निकाल दिए। तो इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन, मैं ये मानता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप, और एक लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ इजराइल का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलना, बिकॉज इजराइल ने इस एमओयू को टोटली डिस्कार्ड कर दिया था। वो जाकर के मिलने भी वाले थे। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, अभी क्यों इजराइल एकदम से शांत बढ़ गया है? वो कह रहा है हमने हमले भी नहीं किए।
मीनाक्षी देखिए, शांत इजराइल, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आप देखिए गाजा में लगातार हमले चल रहे हैं, आप देखिए कुछ आज भी उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए हैं, तो शांत नहीं ईरान की बैठा तरफ है। जी। हाँ हाँ, ईरान की तरफ बिल्कुल उसको आवश्यकता नहीं है। उसको देखिए, जो इस सीज फायर का जो 8 मार्च को हुआ था, उसका सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ था। वो इस वजह से हुआ कि जो इजराइल अपना पूरा एफर्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड गाजा और हिजबुल्लाह की तरफ, इनफैक्ट ओनली हिजबुल्लाह की तरफ लगा सकता था। उसको ईरान से किसी हमले का खतरा नहीं रह गया था। उसको ईरान में अपना एफर्ट डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो मेरे को ये लगता है कि इसका तो बड़ा भारी फायदा इजराइल को हुआ, जिससे कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यानी कि सर इजराइल सीधे सीधे ईरान की दुखती हुई रग को दबा रहा था। वो चाह रहा था कि हिजबुल्लाह पर हमले ना हो, लेकिन वो जाकर के सीधे हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा था। जी, एक लाइन में बताना चाहता हूँ। इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है, और एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और ईरान को थ्रेट के तरीके से कैसे रिमूव किया जा सकता है, 3-4 उसके इश्यूज हैं। न्यूक्लियर, उसका जो कट्टरवादी विचारधारा है, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम, और उसके प्रॉक्सीज। और ये बिल्कुल सर, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है सर, मैं माफी चाहूंगी। एक सवाल कैप्टन श्याम कुमार से भी लेना चाहूंगी। कैप्टन, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर के जब बातें होती हैं, जब आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें उनका जवाब भी ले लेना चाहिए कि हॉर्मुज में क्या एक बार फिर से फुल स्केल वॉर? परसेप्शन की प्रॉब्लम है मीनाक्षी। शॉर्ट में कहूं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अमेरिका समझता है कि जो पहले वाली जो रास्ता था वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, और ईरान कहता है कि नहीं, लद्दाख और कोसाम के बीच से जाओ। मेरा एक प्रश्न है आपके दर्शकों का, कोई वारशिप आज इंटर कर सकता है खाड़ी में? ये कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान और कतार के जो वारशिप्स हैं, क्या उनको भी चेक करेगा वो? ये सोवरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अपनी फ्लैग के साथ, इनको भी चेक किया जाएगा घुसने के लिए? अमेरिका की जो फ्लैग है वो अंदर कैसे जाएगी? आप समझिए ना, हो क्या रहा है वहां। सीधी सी बात है, कोई समझता नहीं इस बात को। एक भी वारशिप आ ही नहीं सकता अंदर, तो क्या सारे बाहर खड़े रहेंगे? मर्चेंट शिप को तो मैं मान भी लूं, वारशिप्स का क्या होगा? बिल्कुल, आप समझिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। यही तो सही बात है सर, ये बड़ा सवाल भी है। बहुत धन्यवाद, मैं बहुत माफी चाहूंगी, आपको इस तरीके से बीच में रोक रही हूँ, लेकिन वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।